This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः फाल्गुन कृष्ण प्रथमा द्वितीया च प्रतिपदा द्वितीया च दिनांक 19 मार्च 2022 रसरत्न समुच्चय प्रमेह शंखं चक्रं जलौकान्दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। पथ्यम देयम् उमाशंभो वासुदेवेन निर्मिते पातुम जगति कृपया मेहध्वांत विवस्वती। तो प्रमेह रूपी अंधकार को दूर करने वाला ये सूर्य है और ये इसके जरिए प्रमेह का नाश करे। वासुदेव निर्मित ये कल्प इस प्रकार का है। तो कल बहस थोड़ी सी चली थी कि पूरे समाज में अभी ये प्रचलन है कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस के अनुसार जिनको अभी लक्षण इस प्रकार का माना जा रहा है हाई शुगर लेवल, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल हाई होना वगैरह वगैरह, यही रोग है या यही सिम्टम्स है। और उनको अगर हम दूर कर पाएंगे तभी हमारी चिकित्सा चिकित्सा कहलाएगी। और ये नहीं हो पा रहा है तो वो चिकित्सा ही नहीं है इस प्रकार से। और पूरा समाज इसी विचार श्रृंखला में अभी है कि बस ये करते रहना है। और फार्मेसी का रिसर्च और ये इन्वेस्टिगेशंस का रिसर्च ये हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। तो कोई एक विशिष्ट समस्या जिसका लक्षण फिजिकल लेवल पर या दूसरे किसी स्तर पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल है या हाई शुगर है वगैरह वगैरह, किंतु इन्वेस्टिगेशंस में दिख रही है और उसको मीन लेवल पर दवाइयों के जरिए लाया जा सकता है, तो वही एस्टेब्लिश कर देते कि बस यही बीमारी है, यही ट्रीटमेंट है। और ये परिणाम अगर दूसरे किसी चिकित्सा से हासिल होंगे तभी उनको चिकित्सा
कहा जाएगा इस प्रकार से। तो ये बड़ी समस्या है अभी के हालात में, और कैसे उससे निपटारा पाने का ये एक अहम मुद्दा रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्लिनिकली आप कैसे है, ये पूछने की। तो लोग बताते हैं हाँ क्लिनिकली तो मुझे ठीक लग रहा है, पहले से काफी सुधार है, भूख लग रही है, पेट साफ हो रहा है, वो एनर्जी बढ़ गई है, वजन कम हो गया है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ बातें हैं वो। लेकिन ये क्रिएटिनिन नहीं कम हुआ, ये शुगर लेवल कम नहीं हुई, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुआ है, मेरे लाक्षणिक उपशम जो मुझे मिला है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि मूल इन्वेस्टिगेशंस में तो कुछ सुधार नहीं आ रहा। ये सुधार नहीं आ रहा, ये बात छोड़ो, बिगड़ गया है, ये भी बात हो सकती है। तो हम कैसे मानेंगे कि मुझे इस प्रकार की चिकित्सा से लाभ हुआ है, फायदा हुआ है? तो बहुत विचार पूर्वक एलोपैथी में रिसर्च किया जा रहा है, और वो इन्वेस्टिगेशंस, एक टेक्नोलॉजी एक तरफ बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसके मुताबिक मेडिसिन आ रही है कि जो उस प्रकार के लेवल को कंट्रोल करेंगे इस प्रकार से। यही सिलसिला कैंसर के बारे में भी रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस प्रिंसिपल को लेकर केमोथेरेपी रेडिएशन करेंगे या काट देंगे सर्जरी करके, तो ट्यूमर साइज कम होता है, उसके मार्कर्स कम हो जाते हैं, तो लोगों को दिखा सकते हैं देखो कितनी इफेक्टिव है, इतना बड़ा साइज था आपके लीजन का, अब इतना छोटा हो गया। तो यही ट्रीटमेंट। और अगर हमारे दृष्टि से दूध पे रखा है, दूध 1.5-2 लीटर जा रहा है, बाकी एनर्जी लेवल अच्छे है, पेन नहीं है, फिर भी साइज कम नहीं हुआ है या थोड़ा बढ़ा है 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो लोग कहें कि नहीं नहीं, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कुछ कारीगर नहीं है, फायदेशीर नहीं है, क्योंकि साइज तो बढ़ गया या उतना ही रह गया, कम नहीं हुआ इस प्रकार से। तो मेरी काफी बहस एलोपैथी के डॉक्टर्स के साथ इसके बारे में हुई थी। तो उनका कहना था पैरामीटर्स तो हमारी ही होने चाहिए, उन्हीं को हम मानेंगे, ये क्लिनिकल वाला हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है इस प्रकार से। अब सब्जेक्टिव के लिए भी विजुअल एनालॉग आया है उन्हीं के रिसर्च में, तो कितना परसेंट आराम है ये आप ऑब्जेक्टिविटी इसमें लाते हैं इस प्रकार से, फिर भी उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। अगर मार्कर्स में कमी आई है, ट्यूमर साइज में कमी आई है, तो ही समझेंगे कि नहीं ये ठीक हो रहा है। वो वास्तव में ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी अलग बात होती है। क्योंकि उसके साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है और कैंसर फिर से दोहराता रहता है, और ये पूरे विश्व भर का माहौल है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल प्रिंसिपल को लेकर। इम्यूनिटी को घटाना और कैंसर को बार बार न्योता देना, ये पूरे विश्व भर में चल रहा है, और फिर एक मनोबत आ जाती है कि अब आगे कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं, ये मरने वाला है, पैलिएटिव केयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस देंगे, बस उसके आगे कुछ नहीं है। तो समाज की मानसिकता बदल पाना ये काफी अहम मुद्दा है, और ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो ठीक है, हमें तो कोशिश करती रहनी चाहिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की, और केवल इस प्रकार के रिपोर्ट्स पर हमें देखना नहीं है इस प्रकार से। नरेंद्र पेंडसे ने एक बार ऐसा ही कोई मरीज उसके साथ बहस कर रहा था कि मुझे तो ठीक लग रहा है लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, रिपोर्ट्स में तो सुधार नहीं आ रहा है, वगैरह इस प्रकार से। तो वो तंग आ चुका। और फिर उसने बताया कि मैंने दवा तुम्हें दी है, रिपोर्ट को नहीं दी है।
रिपोर्ट रख के उसके ऊपर दवा रख दी, ऐसी तो नहीं किया है, तुम्हें खाने के लिए दवा दी है। तुम खुद कह रहे हो कि मुझे तो ठीक लग रहा है, तो मैंने रिपोर्ट की दवा दी ही नहीं है, आपकी दवा दी है, आपके रोग की दवा दी है, इस प्रकार से शायद ये मुद्दा काम करे, मालूम नहीं इस प्रकार से। परंतु जिस तरीके से एलोपैथी में ये बहुत विचार पूर्वक कैसे राज करना है इसके बारे में सोचा गया है, और फिर बाकी फैक्टर्स उससे जुड़ गए हैं। फार्मेसी के एक रोल है, अस्पताल का एक रोल है, इंश्योरेंस कंपनीज का एक रोल है, और फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह इस प्रकार के हैं। अभी तो पीआर अस्पताल के भी होते हैं और वो लोगों को निमंत्रित करते रहते हैं या उनको नेता न्योता देते रहते हैं, इस प्रकार से। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है सभी की। तो ये अच्छे तरीके से मार्केटिंग करके पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया है और लोगों को इस प्रकार के विचार करने की आदत डाली है कि उससे बाहर वो सोच नहीं सकते। तो फिर भी परिस्थिति विपरीत है हमारे दृष्टि से, फिर भी हमें तो इसी में ही काम करना है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे ये सोचना पड़ेगा। नागं कपाल मध्ये क्षिप्त्वा चाग्निं विशोधयेत् क्रमशः चिंचाकवचक्षारं स्वल्पं स्वल्पं विकीर्य कुन्तलेन भागं पारदसीस घृष्ट्वा घृष्ट्वा विचूर्णितं सम्यक् तिलमानम् आदिमधुना तरवटबीजेन मिश्रितं क्रमशः मेहगणार्तिविनाशं सपिटकं कुष्ठमनिलं च। तो नागरस, रसेंद्र नागरस इस प्रकार का, या नागसूत योग, ये नाम अभी दिया है हिंदी में रसेंद्र नागरस साहब। तो शुद्ध नाग एक भाग लेकर मजबूत कढ़ाई में डालकर आग के ऊपर धीरे धीरे पिघलाए। ये शुद्ध नाग की बात कर रहे हैं, नाग भस्म की बात नहीं कर रहे। और ऊपर धीरे धीरे पिघलाए। जब अच्छी तरह पिघल जाए तब इमली के पक्के फल के छिलके का क्षार लेकर थोड़ा थोड़ा डालते हुए कलछुल से चलाता रहे जब तक नाक का भस्म न हो जाए। चिंचा कवच क्षारम स्वल्पम स्वल्पम विकीर्य कुंतलेन, या कुंतल बात बताई गई है। तो केश समूह, कुंतल का मतलब केश समूह इस प्रकार का होगा वो। थोड़ा मुश्किल लगता है, ये जल नहीं जाएगा क्या? नहीं तो ये फिर उलटन इतना ही रहेगा। भागम पारद सीसम घृष्ट्वा घृष्ट्वा विचूर्णितम सम्यक। इसके बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर तथा शुद्ध पारद एक भाग मिलाकर और दोनों को कढ़ाई में डालकर थोड़ा थोड़ा इमली के फल के छिलके का क्षार डालकर कलछुल से चलाते हुए पाक करे जब तक वह भस्म न बन जाए। तो पहले नाक का करना है, फिर नाग और पारद का करना है, इस प्रकार से। अथवा शुद्ध नाक तथा शुद्ध पारद को समान भाग लेकर कढ़ाई में डालकर कलछुल से चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इमली का क्षार डालकर पाक करे और जब दोनों का भस्म बन जाए तब तक पाक करता रहे। तो ये थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि इसमें भस्म बनेगा ही पहले प्रोसेस में। केवल इस प्रकार से नाग भस्म बनेगा तो एक अच्छी अच्छी बात है, लेकिन बताना मुश्किल है इस प्रकार से केवल नाग भस्म बन जाएगा। तो भस्मों को लेकर शुरू करेंगे, ये जो दूसरा तरीका बताया है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार दोनों के मिश्रित भस्म को अच्छी तरह घोटकर शराब संपुट में बंद कर तीव्र आंच से पाक करें। एक प्रहर तक पाक होने के बाद स्वांग शीतल होने पर निकाल कर कांच पात्र में रख ले तथा कार्क से बंद कर दे। इस रस को तिलचूर्ण तथा तरवट
चकबड़ बीज के चूर्ण तथा शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से यह प्रमेह पीड़िकाओं के साथ सभी प्रकार के प्रमेहों को नाश करता है। यह रसेंद्र नागरस थोड़े दिन तक पथ्य पूर्वक सेवन करने से कुछ रोग तथा वात रोग, कुष्ठ रोग, वात रोग भी नष्ट करता है। मेहगणार्थी विनाशम सपेटकम कुष्ठम अनिलंच। तो तरवट बीज ये क्या है देखना पड़ेगा। जनरली टाकड़ा होगा और तिलमानम आदि मधुना इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा। चिंचा कवच क्षारम चिंचा तिंतिड़ी कवचम भूजत्वक्तयव क्षारम तिंतिड़ी क्षारा कुंतलेन दर्व्या। तो दर्वी का ही अर्थ किया है। पारद सीसम पारदेन सह सीसकम कथित प्रक्रिया भस्मीभूतं सीसकं पारदंच भागं समभागं गृहीत्वा कुन्तलेन सम्यक् घृष्ट्वा विचूर्णितम् इति अन्वयः कार्यः। अथ कर्परमध्ये पारदादीनि पारददानोक्त्यभावेऽपि भागं पारदसीसं कुन्तलेन घृष्ट्वा विचूर्णितं सम्यक् इति वाक्यबलात् नागभस्म काले पारदम अपम तत्समं खर्परे देयमिति बोद्धव्यम तिलमानमिति सिद्धस्य औषधस्य तिल प्रमाणम। हाँ, पहले तिलयुग मदना तिलयुग खादन मदना तरवट बीजेन मिश्रितं क्रमशः। यहाँ पाठ अलग ही था। तिलमानम आदि मधुना तो तिलमान तिलयुग खादन मधुना यह अच्छा पाठ दिखता है। तरवट बीजेन मिश्रितं क्रमशः आदि मधुना पुराण मधुना इत्यर्थः। तिलमानम आदि तिलमान प्रसृति तिल प्रमाणम आरभ्य इत्यर्थो वा। तो काफी मुश्किल है। तो तिल प्रमाण से शुरू करें, ये एक भाग हो सकता है। आदि मधु का मतलब पुराण मधु, ये बात हो सकती है। तरवट बीजे न मिश्रित क्रमशः, ये तरवट बीज क्या है ये बात देखना चाहिए। तो वैसे पारद और नाग इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, और चिंचाक्षार है। ये चिंचाक्षार काफी औषधियों में आता है। शंखवटी में भी चिंचाक्षार फलम पटु वृषफलम निंबू रसे कल्कितम, इस प्रकार का पाठ है। तो ये शायद एक बात बनती थी कि चिंचाक्षार इस प्रकार से होता है। मेघगणार्थी विनाशम पिटकम, तो प्रमेह पीड़का के लिए ये अच्छा इस प्रकार का है। कांतादि गुड़िका कांता ब्रह्मंडुरन हरितकेनां विचूर्णितानां क्रमशः शरांशम रसेन भूतांशम अथो दशांशम द्वात्रिंशदष्टोत्तरमुत्तमायाः श्लक्ष्णं मृदित्वा गुलिकां विधाय तक्रेण पीतं तलपोटकस्य बीजं च चैषां द्विगुणं प्रकल्प्यं मेहामयान् हन्ति स मेह शत्रुः। तो कांत अभ्र मंडूर हरितकी 5-5 भागा और हरित को चूर्ण 10 भाग।
शरांशम। शरांशम क्या है? शरांश पंचांश। शर 5 होते हैं क्या? ऐसा तो मुझे याद नहीं है कहीं। तो ये 5 भाग रसेन इत्यत्र मितम अशमितम। ये स और म सशम, मुझे पता नहीं है। षडंशम इत्यर्थः। अजीब है। कांताभ्रमंडूर हरितकिनां विचूर्णितानां क्रमशः शरांशं रसेन भूतांशम् अथो दशांशं द्वात्रिंशत् अष्टोत्तरमुत्तमायाः लक्षणं बोधित्वा। इन सबों को एकत्र कर उत्तमा त्रिफला के रस 40 भाग में अच्छी तरह महीन मर्दन कर वटिका बनाकर मट्ठा के साथ पान करे, अथवा पूर्वोक्त चारों द्रव्यों के दुगुना चकबड़ के बीज का चूर्ण मिलाकर त्रिफला के क्वाथ के साथ मर्दन कर गुटिका बनावे और मट्ठा के साथ पान करे। यह मेह शत्रु रस सभी प्रमेहों को शीघ्र ही नष्ट करता है। द्वात्रिंशदष्टोत्तरमुत्तमायाः। तो 32 और 8 ये 40 हो गया त्रिफला का, उत्तमा का। टीका में देखते हैं एक बार। रसेन इत्यत्र मितम अंशमिति शेषः। षडंशम इत्यर्थः। तो रस 6 भाग लेना है, भूतांशम पंचभागम एवं कांतचूर्ण से पंचभागाः, अभ्रस्य षड्भागाः, अच्छा मंडूरस्य पंचभागाः, हरितक्याश्च दशभागा ग्राह्याः। कैसे निकला है अर्थ ये? कांत 5 भाग, अभ्र षड्भागाः, मंडूरस्य पंचभागाः। द्वात्रिंशदिति उत्तमाया त्रिफलाया मेहान्तरत्वात् उत्तमा शब्देन अत्र त्रिफला एव ग्राह्या। द्वाविंशदष्टोत्तरं 40 भागाः। तलपोटकस्य तेषां समुद्रते कान्तादिचूर्णानाम्। ये कर्मशः शरांशम, ये बात जो बताई गई है, सेन भूतांश का बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। भूतांशम पंचभागम।
एवं कान्तचूर्णस्य पञ्चभागाः अभ्रस्य षड्भागाः मण्डूरस्य पञ्चभागाः हरितक्याश्च दशभागाः ग्राह्याः। ये कहाँ से लाया? दशांशम कांता अभ्र मंडूर हरितकी, ये 4 द्रव्य हो गए। और त्रिफला कवच की भावना है, इतना ही है। वो रसेन उत्तमायाः द्वात्रिंशत् अष्टोत्तरम, तो 32 और उसके ऊपर 8, तो 40 हो गए। तो 40 वास्तव में बता सकते थे। और दशांशम, इसका संबंध किससे है ये पता नहीं चल रहा। हरित की दशभाग। हाँ। और भूतांश का संबंध कहाँ है? शरांश पंचांश रसेन इत्यत्र मित्तम् एवं कान्तचूर्णस्य पञ्चभागः अभ्रस्य षड्भागः मण्डूरस्य पञ्चभागः हरितक्याश्च दशभागः ग्राह्याः। काफी अलग ही हो गया। मूल सूत्र से अर्थ क्या निकल रहा है ये इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा। नहीं तो ये बनाने में अच्छा है। आसान है। काशीसं कृष्णनागं क्षितिधर रुधिरम नीलम अभ्रं सुकांतम। काशीसं कृष्णनागं क्षितिधर रुधिरम नीलमभ्रं सुकान्तं हेमांगं भूमिसारं सलिलरिपुदलं मेहतिशातिरवौजं मेहतिशातिबीजम् गोरेखाचारिमेधं क्षितिरुह सहितं श्वेतगुञ्जान्द्रिबीजं कपित्थासृग्मिश्रं क्षितिफलसहितं रोहिणी चाक्षमिश्रम्। तक्रेण पीतं तलपोटकस्य बीजं च चैषां द्विगुणं प्रकल्प्यं मेहामयान् हन्ति स मेहशत्रुः। तलपोटकस्य, तलपोटक क्या है? तलपोटकस्य तन्नाम्ना प्रसिद्धस्य।
तलपोटक तक्र, विशिष्ट देश का तक्र ऐसा कुछ है क्या? तो ये पूरा योग ही समझ में नहीं आ रहा। दूसरे हिंदी भाषांतर में कुछ किया है क्या? क्योंकि यहाँ टीका से भी पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है इस प्रकार से। काशी से सिद्ध रस, काशी से बद्ध रस, शुद्ध काशी कृष्ण, शुद्ध नीलांजन नागभस्म, क्षितिधर रुधिर, शुद्ध गेरु। ये रुधिर का प्रयोग मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगा कि अर्थफॉर्म वगैरह ऐसा कुछ होगा, क्षितिधर रुधिर, लेकिन ये गेरू मिट्टी की बात कर रहे हैं। कृष्णभागम कृष्ण नीलांजनम तेन सह नागम सीसकम क्षितिरुधिरम गैरिकम नीलभस्म नीलमभ्र कृष्णाभ्रम सुकांतम कांतलोहम हेमांगम सम्यक वस्य सत्यत्वक भूमिसारम आस्फोता अतिमुक्तलता मुक्तकलता वा सलिल रिपुदल कुंभिकपत्र पाना इति भाषा। सलिल रिपुदल मेह तिस्सा बीज मेह अंजीर पेवारा इति प्रसिद्धः। दिश्यामलकम् अरिखदर विशेषः तेषां बीजं गोरेखा गोजो इति प्रसिद्धम्। अरिमेधाविट्खदिरः क्षितिरुह सहितः श्वेतगुञ्जा बीजं सपत्रनालं श्वेतगुञ्जाया मूलं बीजं च कपित्थासृक् कपित्थफलमज्जा क्षितिफलसहितं भूमिजम्बूसहितं रोहिणी कटुका अक्षमिश्रम विभीतकयुक्तम। अभी मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर तो क्षितिधरा अश्रुक है गिरिज स्वर्ण गैरिक, तो वो शायद रक्त बढ़ाने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। वैसे तो इसमें आयरन है, इसमें संदेह नहीं है। नहीं नहीं, रुधिर है शब्दावर्ण। वो पर्वत का रुधिर है, क्षितिधर का रुधिर है। सप्ताहात् कल्पनाशम त्रिशमति बहुलाम हंति पक्षात् विदत्ते मासात् सर्वांग वृद्धिम सूनेभिरभिहितो मेहिना गुह्य योगा। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। शुद्ध काशीस कृष्ण नीलांजन रागभस्म क्षितिधर रुधिर शुद्ध गेरु कृष्णाभ्रक भस्म उत्तम कांतल भस्म हेमांग स्वर्णमाक्षिक भूमिसार शुद्ध शिलाजित सलिल रिपु कुंभिका शाकपत्र चूर्ण मेह अंजीर चूर्ण। अंजीर को मेह इस प्रकार का नाम है। तिष्य, यहाँ तिष्ठा किया है तो अमलक है। अरि खैर सार गोरेखा गोखरू या गांव जवा चूर्ण अरि में द्विट कदिर लाल छाल चूर्ण क्षितिरह सहित श्वेत गुंजा की जड़ तथा बीज अर्थात श्वेत गुंजा पंचांग कपित्थ फल का चूर्ण अश्रुक नाकेशर। यहाँ पे अश्रुक का मतलब नाकेशर किया गया है, इन दोनों अलग किए हैं। क्षितिफल जामुन की छाल या बुही आंवला चूर्ण रोहिणी कुटकिया मजिक चूर्ण अक्ष बेहड़ा तथा करी विजय नागदमनी चूर्ण समभाग। इन सबों को एकत्र कर
एकत्र कर खल के साथ अच्छी तरह पीस कर एक अक्ष प्रमाण का मोदक बनावे और मट्ठा के साथ खाने को दे। यह 3 दिन में सभी प्रकार के मूत्र संबंधी रोगों, प्रमेह, मूत्रकुच्छ, मूत्राघात आदि नष्ट करता है। 1 सप्ताह सेवन करने से भ्रांति, चित्त भ्रांति, उन्माद आदि को नाश करता है। एक पक्ष 15 दिन सेवन करने से अत्यधिक प्यास को नष्ट करता है तथा 1 मास तक सेवन करने से सभी अंगों की वृद्धि करता है। यह काशी से बद्ध रस को मुनियों ने प्रमेह रोग को नष्ट करने के लिए बताया है। सप्ताहात् भ्रांतिनाशम त्रिशमति बहुलाम हंति पक्षात् विदत्ते मासात् सर्वांग वृद्धिम मुनिभिरभिहितो मेनि काशी से बद्धा। ये भी अच्छा है, बनाने में ज्यादा कठिन नहीं है, सभी मिलते हैं नहीं मिलते हैं कि अलग बात रहेगी। मोक्षतकान् अक्षमात्रान् कुर्यात् तक्रेण देयम् क्षय क्षपयति निखिलम मूत्रो रोगम 3 रात्रम। 3 रात्र में सभी मूत्र रोग। सप्ताहात् भ्रांति नाशम त्रिशमति बहुलाम हंति पक्षात् विदत्ते मासात् सर्वांग वृद्धि मुनिभिरभिहितो मयि काशी से बद्धा। तुल्याभ्याम रसगंधाभ्याम कृत्वा कज्जलिकां ग्रहम् द्रावयित्वा ऐसे पात्रे मृदुना बदराग्निना निरुद्धमष्टवांशेन सीसभस्मं विनिक्षिपेत् सम्मिश्रं कदलीपत्रे निक्षिप्य तदनन्तरम् आकृष्य परिपिष्ट्वाथ सीसभस्म प्रमाणतः कान्ताभरं सत्वयोर्भस्म प्राजावर्तकभस्म च परिशुद्धं च गोमूत्रे शिला धातुं निधाय च खल्ले निक्षिप्य तत्सर्वं यत्नेन परिमर्दयेत्। तुल्यगुंजाकुलीबीज चूर्ण कल्कोत्थवारिणा कतकांघ्रिकषायेण निबपत्ररसेन संशोष्य संचूर्ण्य क्षिप्त्वा लोहस्य भाजानि त्रिफलानां कषायेण सप्तधा परिभावयेत्। अकुली बीज बर्बूर निर्यासौ भ्रष्टचूर्णितौ समो रससमो कृत्वा रसेन सह मर्दयेत् इति सिद्धरसस्सोऽयं भवेत् भीमपराक्रमः। नामतः सर्वमेहग्नो दृष्टप्रत्ययकारकः वल्लद्वये मितो ग्राह्यो जलैः परिश्रुतैः सह पथ्यं मेहोचितं देयं वर्ज्यं सर्वं विवर्जयेत्। तो भीम पराक्रम इस प्रकार का ये रस है। शुद्ध पारद तथा शुद्ध गंधक इन दोनों को 3 दिन तक मर्दन कर कज्जली बनावे और लोहे के पात्र में बेर की लकड़ी के मंद आंच पर माच से गलाकर उसमें कज्जली के अष्टम निरुद्ध सीसा का भस्म मिला दे। इसके बाद इन सबों को अच्छी तरह मिलाकर केला के पत्ता के ऊपर गिरा दे। तदनंतर इसे निकालकर अच्छी तरह पीसकर सीसा भस्म के बराबर कांतलोह भस्म, अभ्रक सत्व भस्म तथा राजावर्तक भस्म एवं गोमूत्र में शुद्ध शिलाजित मिलाकर खरल में रखकर इन सबों को बराबर गुंजा बीज तथा गंधनाकुली बीज चूर्ण का कल्क जल में घोलकर उस जल के साथ निर्मली के कषाय के साथ तथा नीम पत्र के रस के साथ अलग अलग एक एक दिन अच्छी तरह प्रयत्न पूर्वक मर्दन करे। इसके बाद सुखाकर तथा चूर्ण बना दे और लोहा के पात्र में छोड़कर त्रिफला के कषाय से 7 बार भावित करे और उसमें रस के बराबर आकुली बीज, गंधन आकुली के बीज के चूर्ण तथा 8 भाग में सूना भुना हुआ बबूर के गोंद को दोनों मिलाकर पूर्वोक्त रस से बराबर मिला दे और अच्छी तरह मर्दन करे। यह भीम पराक्रम नाम का सिद्ध रस है। यह सभी प्रकार के प्रमेह को नष्ट करने वाला है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा गया है। इस रस को 2 वल्ल की मात्रा में बासी जल के साथ सेवन कराए। इसके सेवन काल में प्रमेह रोग में विहित एवं उचित पथ्य दे और सभी त्याज्य वस्तुओं का त्याग करे।
तो पर्यूषित जल ये थोड़ा अजीब आया है इसमें। और रक्तपित्त में बलाजले पर्यूषितः कषायः वगैरह इस प्रकार से बात आती है। और पर्यूषित क्वाथ के साथ का अनुपान देना है इस प्रकार से बताते हैं। तो ये केवल एक्सेप्शन इस रूप में है, क्योंकि अन्य जगह पर्यूषित उबला हुआ पानी पर्यूषित हो जाने पर तोयम वन्यगुण भ्रष्टम इस प्रकार का हो जाता है, तो और त्रिदोषकृत हो जाता है। तो पर्यूषित जल नहीं लेना है, खास करके उबला हुआ जल इस प्रकार से नहीं लेना है। अब पर्यूषित का जो अन्यत्र संदर्भ लिया जाता है पर्यूषित अन्न के बारे में, वो एक रात्र अगर अन्न रहा है तो वो पर्यूषित माना जाता है इस प्रकार से। अब पानी इस प्रकार से पर्यूषित होता है नहीं होता है, ये एक अहम मुद्दा उठता है। और जिन बर्तनों में हम पानी रखते हैं वो अगर ताम्र का बर्तन हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। लेकिन हम हर रोज इस प्रकार के पानी निकाल के नया दो बर्तन धो के फिर से उसमें पानी भरने, इस प्रकार की प्रायः स्थिति नहीं होती है। तो एक बार भर लेते हैं, फिर उसी में डालते रहते हैं, जो उतना कम हो गया उतना डालते रहते हैं। और हफ्ते में 15 दिन में सभी पानी निकाल कर बर्तन को साफ सुथरा करके फिर से पानी भरते हैं, ऐसा जनरली होता है। तो ये काफी दिन उसी बर्तन में रहता है। अब ताम्र पात्र में रहेगा तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी उसकी है। लेकिन अगर ज्यादा दिन उसमें भी पानी रहता है, 4-5 दिन या उससे भी ज्यादा दिन इस प्रकार से रहता है, तो एक पिछलत्व महसूस होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना शुरू होता है। तो इसलिए बर्तन को साफ सुथरा करना 2-3 दिन के बाद तो सही, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और वैसे पानी इस प्रकार से जब बर्तन में रखते हैं तो वो पर्यूषित होता है या नहीं होता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। फिलहाल उबला हुआ पानी तो पर्यूषित नहीं करना है, लेकिन यहाँ प्रमेह के अनुपान के रूप में ये पर्यूषित जल बताया गया है। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है, जैसे रक्त पित्त में बताते हैं उसी प्रकार यहाँ भी पर्यूषित इस प्रकार का बता रहे हैं। तो ये वन्य गुण भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा उनका कहना है। और देखा गया है कि उबला हुआ पानी ज्यादा ठंडा होता है। हम ऐसे ही पानी रखेंगे तो वो उतना ठंडा नहीं होता, जबकि उबला हुआ पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है उससे। तो वन्य गुण जो है उसमें से नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा थोड़ा सा उबले हुए पानी के बारे में होता है। और ये प्रदूषित करेंगे तो ज्यादा शीत हो जाएगा, इसलिए शायद रक्त पित्त में उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रमेह में किस प्रकार से क्यों आया ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये बबूल गेंद गोंद, ये जो यहाँ पे बताया गया है कि बबूल का डिंक इस प्रकार से, वो किस हैसियत से बताया गया ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल अभी दातार गुरुजी ने डिंक और पानी, गोंद और पानी या अनुपान के रूप में स्पॉन्डिलोसिस वगैरह के बारे में बताया। और खास करके शैथिल्य दूर करने का काम ये करता है गोंद जो है वो। तो शायद ये एक बात हो सकती है, बहुबद्धम मांसम शोणितम और मेद, ये जो बात प्रमेय निदान में बताई गई है, ये बहुअबद्ध मांस मेद, इनको अबद्धत्व को दूर करने के लिए ये गोंद ये जो है वो शायद प्रयोग में ला सकते हैं।
तो अनुपान के रूप में इस प्रकार से डिंक पानी या गोंद और जल इस प्रकार का अनुपान दे सकते हैं। और शैथिल्य दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैंने एक अजीब अनुभव देखा था। रक्त प्रदर की रुग्णाथी, उम्र भी 49-50 ऐसी थी। ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था, तो मैंने मंदाताई वेलणकर के पास उसको भेजा। तो उसने कह दिया कि इसमें गर्भाशय शैथिल्य है और ये ठीक नहीं होगा, तुम हिस्टेक्टमी करवा लो। ये प्रदर ठीक नहीं होगा इस प्रकार से। तो जब मैंने सुना कि ये गर्भाशय शैथिल्य है, और कई बार गर्भाशय परीक्षण करते हुए रेट्रोवर्टेड यूटेरस, पश्चात प्रवर्तित है, ताराचंद में पश्चात प्रवर्तित गर्भाशय इस प्रकार से लिखते थे। तो उसका मतलब यह है कि उसके जो लिगामेंट्स है उसको पकड़ने वाले वो शिथिल हो गए हैं और इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है, पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। तो उसको बल देने के लिए गोंद फायदेमंद होगा, ऐसा सोचकर मैंने उसको बबूल के डिंक के साथ दवाइयां आरंभ की। और आश्चर्य रहा कि उसका प्रदर ठीक हो गया, शस्त्रकर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो ठीक हो गई। तो ये मैंने पहली बार जब मैंने उनसे सुना कि ये शैथिल्य है, गर्भाशय शैथिल्य है, और उन्होंने तो कह दिया कि हिस्टेक्टमी करवा लो, ये ठीक नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से करने से, गोंद के साथ दवा देने से फायदा हुआ। अब जब पीवी होती है और उसमें ये पता चलता है कि रिट्रोवर्टेड यूटेरस है या गर्भाशय स्रंस होता है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे गुदभ्रंश वगैरह के बारे में भी इस प्रकार से सोच सकते हैं। तो बहुअबद्ध मांस मेद, ऐसी अवस्था में ये गोंद जो है वो अच्छा इस प्रकार से काम करता है। तो शायद प्रमेह में इस सूत्र का आधार लेके ये बनाना मालूम नहीं कितना आसान होगा, नहीं होगा इस प्रकार से। और इसमें एक दूसरी विशेषता है कि नागभस्म का प्रयोग बहुत सारे योगों में आ रहा है। तो नागभस्म अच्छी तरीके से बनना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। गुणेश शास्त्री ने पहला ही वाक्य जो लिखा है, ही धातु अत्यंत कोड़गी है इस प्रकार। 60 फूट देने के बाद ही शायद निरुद्ध नागभस्म तैयार हो जाता है। Dinkapani is also given as Anupana with Gairika for Udara Purodaha, especially in ulcer condition, as Ropana because it is Pichilaguna. Datar Guruji sir. Okay. तो पिछलो जीवनो बल्यहा, ये एक फणसलकर भी बताते थे। और हम बलाकल्प बना रहे थे फणसलकर के यहाँ, और जब वो बनने लगता है, शर्करा बनने लगती है, तो बहुत पिछिल इस प्रकार का स्वरूप होता है। तो फणसलकर ने मुझे बताया, देखो ये कितना पिछिल है। तो मैंने तुरंत ये श्लोक कहा, पिछिलो जीवनो बल्या, तो बहुत खुश हो गए कि ये जीवन और बल्य है, पिछिल गुण जो है वो। अब उस दृष्टि से हम पिछिल को देखते नहीं है इस प्रकार से। गुरुची का इस प्रकार का कल्प बनाते हैं तभी ये पिछिलत्व दिखता है, शतावरी का कल्प बनाते समय भी ये पिछिलत्व अच्छी तरीके से दिखता है। तो इन सभी को जीवन और बल्य के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, शतावरी हो, बला हो, गुरुची हो, इस प्रकार से। डिंक लाई चूर्ण द्यावे की डिंकाचा कोळ करून द्यावे, पद्मकट पिट्ट डिंकासह देण्यास सांगितले, तसेच जंबू चूर्ण सुद्धा प्रकारात देण्यास सांगितले। जंबू चूर्ण तो वो कषाय रसात्मक है, तो वो स्तंभन करता है। लेकिन इसकी एक्शन अलग है। अब ये डिंक
और पानी के साथ बताया है तो वैसा ही देना ठीक रहेगा. कज्जली में मारण केले तरच उत्तम नाग वंग यशत भस्म बनतात. तो ठीक है. हमें किसी न किसी तरीके से ये शुद्ध नागभस्म ही होना है, निरुद्ध होना है. और परीक्षा करने पर उसमें से नाग नहीं मिलना चाहिए वापस. स्निग्ध गुण भाजल्यावर कमी होत असा म्हणून कोळ उत्तम. पॉसिबल है. संधानकृत गुरु. हाँ, ये संधानकृत गुरु ये किसका वर्णन है? डिंक का? पिच्छिल. इन कल्प and सिद्ध क्षीर कल्पना पिच्छिलत्व may be preserved more. वैसे भेंडी काफी पिच्छिल होती है, लेडीज फिंगर. और प्रमेह में इस प्रकार से भेंडी काट कर पानी में रख कर वो पानी सुबह पीना है, इस प्रकार का बताते हैं. तो एक भेंडी भी काफी होती है. शेंडे सर कहते थे कि ये तो बिल्कुल मुफ्त दवा है. बाजार में जाके एक दो भिंडी लेके आओ जो नीचे गिरी हुई हो, खरीदनी भी नहीं है. काट कर पानी में रख दो रात में और सुबह है वो पानी छान कर ले लो. ये फिर पिच्छिल बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार से. लेकिन इसको हम बहुत सारे योगों में प्रयोग कर सकते हैं. वैसे ये गोंद घी में भून लेते हैं और फिर उसका प्रयोग करते हैं, फिर पानी डाल के प्रयोग करते हैं. लेकिन भेंडी का पिच्छिलत्व तो आसानी से उपलब्ध है. तो उसको अगर भलीभांती हम करेंगे, भेंडी पण काळात सांगितली काय सर तुम्ही, भेंडी पाणी काळात काय कशात सांगितली? प्रमेय में. तो लेडीज फिंगर प्रमेह में इस प्रकार से काम करता है. अब दूसरी बात ऐसी है, ये पिच्छिलत्व शुक्र धातु में भी है. तो शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से पिच्छिल का प्रयोग कर सकते हैं. और वैसे ये चीज में भी काफी पिच्छिलत्व है. उसको हम इस प्रकार से देखते नहीं है कि चीज इस प्रकार से काम में लाया जा सकता है पिच्छिलत्व गुण के लिए, चाहे संधि बंधन या सभी के बारे में. तो मैं इटली में गया था और इटालियन पिज्जा उनकी स्टाइल से बना, मैंने खाना खाया, वो जो ट्रेडिशनल फायर प्लेस में बनता है, उसकी एक अलग टेस्ट है इस प्रकार से. तो इसमें भी पिच्छिलत्व है. अब अगर पिछलो जीवनो बल्य ये है तो उसमें भी ये गुणकर्म होने चाहिए. सिर्फ वो बनाने का तरीका अलग है और जो हमारे हिसाब में वृद्धान्य इस प्रकार का है. कोकिलाक्ष ये भी शुक्र गणात और पिच्छिल है, ये भी अच्छा है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है. तो ये कोकिलाक्ष अभी शुक्र शोधन गण में मैं प्रयोग करता था. लेकिन अगर ऊपर से वो डालते हैं तो पूरी पूरी पिच्छिल हो जाती है, या पानी पीने से भी एक पिच्छिलत्व मुंह में आ जाता है. तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो उसका एक कोकिलाक्ष कषाय या फिर उसका कल्प बनावे, ये भी एक बात हो सकती है. या सभी शुक्र शोधन गण का एक कल्प बनावे, ये भी बात हो सकती है. अभी शुक्र शोधन गण का गुण को भावित करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा है. जवसात पण चिकटपणा है. जवस को भी भिगोने से पिच्छिलत्व आता है. और ये भी बात सही है. तो मैं क्या कह रहा हूं कि गुरुमन दहिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मधुस्थिरा गुणा सूक्ष्म विषयता विंशतिस्य विपर्यय, ये जो बात है उसको हम भली भांति देखने की कोशिश करेंगे. और
किस प्रकार के द्रव्य किस प्रकार के गुणों को लेकर है उसमें, ये अगर देखेंगे तो शायद ये बात बन सकती है कि हम विभिन्न द्रव्यों का चंद्रचूड़ या आहारी इसमें भी है। तो ये जो लड्डू देने का प्रघात है डिलीवरी के बाद, इसमें चंद्रचूड़ का प्रयोग होता है और वो दूध को भी बढ़ाता है, स्तन्य को भी बढ़ाता है और बल्य भी अच्छा है इस प्रकार से। उसमें कैल्शियम भी ज्यादा अच्छा है ये भी बताते हैं। तो ठीक है, एक अलग तरीके से उसको देखने की कोशिश करेंगे गुरुवादी गुणों के आधार पर, तो एक अलग बात इस प्रकार की बनेगी। और ये अबद्धत्व जो है उसको दूर करने के लिए ये काफी अच्छा इस प्रकार का रहेगा। हम्म, मैं कभी कभी ये चंद्रचूड़ की खीर बताता था लोगों में, खास करके कॉन्स्टिपेशन और शुक्रक्षय। हाँ, सीएच्या पेशंटला। तो देखेंगे थोड़ा इसके बारे में कैसे। हम्म, हाँ, ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, सोमवार को फिर से मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि 3 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे मैं ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस के बारे में बोलने वाला हूँ, और जिन्होंने फाउंडेशन और इन डेप्थ कोर्स किए हैं वो तो उसमें शामिल हो ही जाए, लेकिन बाकी लोग भी जिनको कैंसर में कुछ काम करना है वो भी उसमें शामिल हो जाए। और अगर उन्होंने कोर्स नहीं किया हो तो कम से कम फाउंडेशन का कोर्स तो पूरा कर ले इस बीच में। तो शायद ये वेबसाइट लॉन्च होने में एक आध महीना लग सकता है, लेकिन तब तक हमारा रजिस्ट्रेशन होकर वो फुल फ्लेज वेबसाइट दिखनी चाहिए लोगों को। जब लोगों के लिए ओपन हो जाएगी तो ये डॉक्टर्स का पैनल है, ये वहाँ पे दिखाई देगा। तो ये बात इसमें रहेगी। तो ठीक है, आज रुकते हैं, कल सोमवार को फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। वीक एब्डोमेन लेयर में भी कौन सा प्रयोग कर सकते हैं ये हर्निया, इंसिजनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, शुरू की अवस्था में ये शायद काम करेगा। एक बार फट जाने से थोड़ा मुश्किल होता है। हर्निएशन ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल फैट में बराबर। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में परात् परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।